हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हैरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास के सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है ये नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है कि भाई जब यूरोप के अंदर छोटे छोटे नेशनलिज्म की भावना के कारण छोटे छोटे राज्य एक नेशनल के रूप में हो गए, एक राष्ट्र बन गए। लेकिन जब राष्ट्र बनने के बाद में वहां पर जो है क्या परिवर्तन आया है कि बाद में उन्होंने अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करना की इच्छा जाहिर कर ली और ये जो नेशनलिज्म की भावना थी ये इंपीरियलिज्म में बदली हो गई। जो नेशनलिज्म की भावना थी वो बाद में इंपीरियलिज्म में बदली हो गई। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक की मदद से, क्योंकि स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक से अच्छा समझ में आता है और उसमें हर एक चीज एक एक वर्ड उसको समझ आता है और ये एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो देखो, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century। ये बोल रहा है कि भाई जो फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी से पहले मतलब 1850 से पहले जो नेशनलिज्म की भावना थी वो एक आइडियलिस्टिक थी, लिबरल थी, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ रही की भावना थी, डेमोक्रेटिक भावना थी। वो भावना जो है अभी ले रही है किसमें, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में, मतलब 1875 के बाद में वो भावना वैसी भावना नहीं रही, बल्कि क्या हुआ, बट बिकेम ए नैरो क्रीड। लेकिन ये कि इसका उद्देश्य बिल्कुल छोटे रूप में हो गया। पहले तो क्या था, इसका उद्देश्य बहुत बड़े रूप में था कि भाई हम तो छोटे छोटे राज्य हैं, इनको मिलाकर एक अपना नेशन बनाएंगे, पूरा एक नेशन होगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये विद लिमिटेड एंड्स और छोटे लालच के रूप में हो गई है। क्रीड मतलब छोटे छोटे लालच के रूप में आ गई भावना। अब कैसे आ गई भावना, देखो, ड्यूरिंग द पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवरी रेडी टू गो वार। अब इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे उनके अंदर क्या है, इंटॉलरेंट की भावना आ गई। इंटॉलरेंट मतलब अनुवादिता या असहनीय, ये भावना आ गई और वो जो है अपने नेशन को बढ़ाने के लिए तुरंत वार के लिए तैयार हो जाते थे, वार में जाने के लिए तैयार हो जाते थे कि चलो भाई हम अपने नेशन को बढ़ाएंगे और चलो सभी वार करना है अभी, ठीक है। तो ये भावना उसमें बदली हो गई, इस भावना का रूप दूसरी तरफ ले लिया। इस जो नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट थी इसने दूसरे रूप परिवर्तन कर लिया, ठीक है नहीं। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aim। अब जो यूरोपियन शक्तियां थी उन्होंने लोगों की इस नेशनलिस्ट भावना को फायदा उठा करके और उनको आगे अपने इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद के लिए, अपने नेशन को बढ़ाने के लिए, नेशन को सीमाओं को बढ़ाने के लिए, दूसरे नेशन की सीमाओं को अपने अधीन करने के लिए, उनके एरिया को अपने अधीन करने के लिए उसमें इसका प्रयोग करने लग गए, इस भावना का, समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म बोलते हैं इसको। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। अब ये जो सबसे ज्यादा टेंशन तनाव रहा इसमें उस सेंचुरी के दौरान, तो वो कौन से क्षेत्र में रहा, वो बाल्कन क्षेत्र में रहा। जो बाल्कन एरिया था उसमें रहा सब ज्यादा तनाव, जब ज्यादा टेंशन। कैसे रहा, द बाल्कन वाज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन टेम्परेचर इन मॉडर्न डेज। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया,
क्रोएशिया, बोस्निया, आज़रबाइजान, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slav। अब जो है उस समय जो बाल्कन का एरिया था वो आजकल के जो मॉडर्न राज्य हैं, जो जितने राज्य मैंने अभी आपको नाम लिया, अल्बानिया, सीरिया, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सारे के सारे उस समय उस क्षेत्र के अंदर आते थे। और इनको ये जाने जाते थे किसके नाम से? स्लाव के नाम से जाने जाते थे। इनके लोग, इनके अंदर जो लोग रहते थे वो किसके नाम से जाने जाते थे? स्लाव के नाम से जाने जाते थे वो लोग, ठीक है नहीं, वो लोग जाने जाते थे स्लाव के नाम से। तो अब क्या है, ये लोग जाने जाते थे स्लाव के नाम से। अब ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ये जो बाल्कन क्षेत्र का अधिकतर भाग, ए लार्ज पार्ट मतलब अधिकतर भाग जो था वो किसके अंडर में था? वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ये ऑटोमन एम्पायर था। ये आपको मैप है, इसमें जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, उसका भाग जो, ठीक है नहीं, ऑटोमन एम्पायर में आता था ये पूरा भाग। ज्यादातर बाल्कन के ऊपर किसका शासन था? ऑटोमन एम्पायर का शासन था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो एरिया था वो किसके अंदर आता था? ऑटोमन एम्पायर के अंदर। द सेपरेट ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सक्लूसिव। अब जब ये सेपरेट होने का भावना, सेपरेट होने की भावना आई लोगों में, अलग अलग होने की भावना आई, इसके कारण क्या है, और जो सारे के सारे जो लोग बाल्कन लोग इकट्ठे थे वो जो डिसइंटीग्रेशन हो गए, मतलब अलग हो गए। किससे अलग हो गए? ऑटोमन एम्पायर से अलग होने लग गए। और इसके अंदर जो है ये अलग होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, मतलब बहुत बड़ा जो है ये समझो कि उथल पुथल हो गई, इसके अंदर बहुत बड़ा इसके अंदर बदलाव आ गया, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ? although the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernism and internal reform but with very little success। यद्यपि जो है ये क्या हुआ था कि भाई ऑटोमन एम्पायर था, उसने अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की थी, किसके लिए? थ्रू मॉडर्निज्म, आधुनिकीकरण के कारण, एंड इंटरनल रिफॉर्म, अंदरूनी सुधार करने के कारण उसने अपनी ताकत को बढ़ाना चाहा था कि भाई मैं आधुनिकीकरण करूंगा और अंदरूनी सुधार करूंगा और मैं अपने जो इसके अंदर बाल्कन के जो रीजन है इनको मैं अपने अंदर बना के रखूंगा। बट वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन उनको बहुत कम सफलता मिली उसको। तकरीबन धीरे धीरे जो सारे जो बाल्कन क्षेत्र थे वो क्या हो गए, उससे अलग होते चले गए, उसको बहुत कम सफलता मिली। वन बाय वन इट्स इंपोरियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके जो यूरोपियन के इसके अंदर नेशनलिस्ट थे ऑटोमन एम्पायर के अंदर, वो एक एक करके जो है अपने कंट्रोल से उससे बाहर होते चले गए और उन्होंने अपनी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सभी ने जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर से थे, जितने भी क्षेत्र थे बाल्कन के, उन्होंने सभी ने अपने आप को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, मतलब वो अलग हो गए सारे के सारे, ठीक है नहीं, सारे के सारे क्या हो गए? अलग हो गए। जब अलग हो गए तो आपको पता है कि भाई जब मान लो पांच भाई हैं या कुछ लोग हैं, अब वो अलग होते हैं तो सभी ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा उठाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या हुआ, दी बाल्कन्स पीपल बेस्ड देयर क्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी, ठीक है नहीं, on nationality and use history to prove that they had no once been independent, they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। अब उन्होंने बोला, भाई बाल्कन के लोगों ने बोला कि भाई हाँ, उनका क्लेम नहीं था इंडिपेंडेंस होने का और पॉलिटिकली और स्वतंत्र होने का अधिकार यह था उनका कि वो बोल रहे थे भाई हम जो है पहले ऐतिहासिक रूप से
हिस्ट्रिकल रूप से जो है वो बोले कि नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट, ये हिस्ट्री रूप से हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि हम जो है सारे के सारे पहले इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बट एट सब्सिक्वेंटली, लेकिन धीरे धीरे बीइंग सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स, जो विदेशी शक्तियों ने थी उन्होंने सब आकर के हमारे को क्या किया, गुलाम कर लिया। ठीक है नहीं, तो ये उनका क्लेम था। अब क्या है, हैंस द रिबेलियंस nationalist in the Balkan, hence the rebellion nationalist in the Balkan thought of the struggle as attempts to win back their long lost independence। और इस प्रकार से जो बालकन के रिबेलियंस थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बालकन को के स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता खोई हुई थी उसको वापस लेने के प्रयास किया, और वो ऑटोमन एम्पायर से क्या सारे के सारे इंडिपेंडेंस हो गए। अब जब वो इंडिपेंडेंस होते हैं तो क्या होता है, देखो, एट द डिफरेंट नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब जो उन्होंने सभी ने क्या है, डिफेंस स्लाविक अपनी नेशनलिटी के लिए स्ट्रगल किया और अपनी अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन किया, मतलब अपनी अपनी आइडेंटिटी को बनाया उन्होंने। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब उन्होंने क्या है, जब बाल्कन के सभी क्षेत्र अपने अपने आइडेंटिटी पहचानने लगे, अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाने लगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, तो बाल्कन क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस का एरिया बन गया, मतलब यहाँ पर बहुत विवाद हो गया। ठीक है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अपने आप में क्या है, अंतर्विरोध हो गया। इसमें अंतर्विरोध किस प्रकार से हो गया, वो हो गया द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जीलियस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। अब जब बाल्कन क्षेत्र जो वो इंडिपेंडेंस हुए किससे, ऑटोमन एम्पायर से, तो जो बाल्कन के जो क्षेत्र थे इसके लोग जो थे एक दूसरे से जीलियस रखते थे। जीलियस मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते थे आपस में, और वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते थे, अधिक से अधिक अपने अपने क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे। अब मान लो एक राजा के अंदर, एक एम्पायर के अंदर मान लो 30 छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे एरिया है, टेरिटोरी है, और सारी जब अलग हो जाएंगी तो हर एक टेरिटोरी सोचेगी मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे से क्या है, जीलियस की भावना रखने लग गए, और वो जो है आपस में क्या हो गए, इस प्रकार से वो जो है सोचने लग गए कि हमको ज्यादा से ज्यादा इलाका मिले इसमें। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से उनका अपना अपना स्वार्थ हो गया इसमें। अब जब स्वार्थ हो गया तो फिर क्या होता है भाई, मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सेंस ऑफ बिग पावर रियलरी। अब क्या है, ये मैटर और भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया ये, क्योंकि जो बाल्कन था ये इसके अंदर बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी उनमें अंतर्दीप चल गया, मतलब उनमें रियल से कंपटीशन चल गया उनके अंदर। जो बड़ी बड़ी शक्तियां बाहर से कि भाई बाल्कन का क्षेत्र के ऊपर नजर रखने लग गए कि भाई हम बाल्कन के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा के रखें, तो अगर हम अपनी प्रभुत्व जमा के रखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया तो बीच में क्या बच गया, जम्मू और कश्मीर जो एक स्वतंत्र रियासत थी, अब उसके ऊपर नजर दोनों की हो गई। भाई इंडिया भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमको मिल जाए और पाकिस्तान भी चाहता था, तो इस प्रकार से क्या है, अंत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर विलय कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ हिस्सा लेकर चला गया। तो इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो चाहती थी कि हम जो है यहाँ पर, उन्होंने इसके अंदर आपस में कंपटीशन करना शुरू कर दिया। अब वो शक्तियां कौन कौन सी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। अब क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों के ऊपर जैसे मान लो अब छोटे छोटे देश है, अब छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो उनके अंदर मान लो रशिया सोचेगा कि ये कंट्रियां मेरे अंडर में रहे, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। अमेरिका सोचेगा ये कंट्री जो मेरे साथ में रहे, मैं इन पर प्रभुत्व जमा के रखूं या मेरे साथ मेरा ये साथ दे। तो इस प्रकार से वहां पर बड़ी बड़ी शक्तियों के अंदर, बड़ी बड़ी पावर्स के अंदर वहां पर हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, कंपटीशन हो गया उन पे। ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवॉल्वरी अमंग द यूरोपियन पावर। और इस पीरियड के अंदर जो है आपस में प्रतिद्वंद हो गया, आपस में
कंपटीशन हो गया किसके बीच में, यूरोपियन पावर के बीच में, और किस बात के बारे में, ओवर ट्रेड, व्यापार के बारे में, क्योंकि हर एक कंट्री यूरोपियन सोचते थे हम इसके ऊपर ट्रेड करें, हम इस यहाँ पर हम व्यापार अपना बढ़ाएं और एंड कॉलोनीज, और हम इनको अपने अधीन करें, कॉलोनीज बनाएं, ठीक है नहीं, एज वेल एज नावल एंड आर्मी माइट्स, अधिकार हम उनके ऊपर जमाएं, ठीक है नहीं, जैसे अमेरिका कई देशों के ऊपर है, वहां पर उसने अपनी सेना भेजी हुई है। इसी प्रकार से जो यूरोपियन शक्तियां थी ये इस बाल्टिक क्षेत्र के अंदर अपना अपना शक्ति बढ़ाने लग गई वहां पर। समझ में आ रहा है ना आपको, बाल्कन क्षेत्र अलग तो हो गया ओटोमन एम्पायर से, लेकिन जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी यूरोपियन शक्तियां, जैसे रशिया, जर्मन, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये भी इस प्रकार से क्या है, वहां पर अपना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी सैनिक पावर बढ़ाने के लिए, अपने अपने नावल एरिया को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रतिद्वंद हो गए, उनमें आपस में कंपटीशन हो गया। अब क्या होता है भाई, these rivalries were very evident in the way Balkans problem unfolded, और इस जो ये प्रतिद्वंद की भावना थी, आपस में कंपटीशन की भावना थी, इसमें बालकों की जो प्रॉब्लम थी उसको उसका खुला मतलब खुला करके दिखा दिया कि भैया क्या समस्या है, अनफोल्ड कर दिया, उसको खोल दिया, उसका भेद खोल के रख दिया, ठीक है नहीं। ईच पावर, अब कौन कौन सी पावर थी देखो, रशिया, जर्मन, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी was keen on countering the hold of the European over the Balkan and extended its own control over the area। अब ये सारी की सारी जो शक्तियां थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे की सारी शक्तियां जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। भैया हमारे वो हर को सोचने लगे हम ज्यादा एरिया में इसके ऊपर कंट्रोल रखें, अपना बिजनेस के बारे में, इनके बारे में, और तो इस प्रकार से दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार, और ये स्थिति यहां पर आ गई कि बहुत ज्यादा युद्ध होने लग गए वहां पर, सीरीज ऑफ वार में बहुत ज्यादा युद्ध होने लग गए वहां पर इन द रीजन, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अंत में फिर इसी के कारण क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, इसका परिणाम ये निकला। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया ये। अब आगे मैं आपको पढ़ाता हूं कि भाई जो है किस प्रकार से उसके आगे क्या हुआ है। देखो ये मैप तो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो बालकनी एरिया का मैप है, ठीक है नी, और अब इसकी आप बुक में अच्छी तरह समझ रहे इनको। तो अब उसके आगे क्या होता है देखो कि भाई जो है नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। अब नेशनल की भावना थी क्या है, साम्राज्यवाद में बढ़ गई, इंपीरियलिज्म बढ़ गई, जो कि हमारा पहले ही इसका हेडिंग था, नेशनल अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म आ गई, लेड यूरोपियन टू डिजास्टर इन, और इसके लिए एक जो है 1914 का जो वार हुआ, डिजास्टर मतलब वही मतलब जो बहुत ही डिजास्टर हुआ, मतलब बहुत ही एक जो 1940 के अंदर बहुत बड़ा इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया इसमें, ठीक है नहीं, आपदा आ गई 1914 में, ठीक है, डिजास्टर में आपदा का रूप धारण कर लिया किसने, इसी कॉन्फ्लिक्ट ने, जो यूरोपीय शक्तियों जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसने आपदा का रूप धारण कर लिया। अब क्या है, बट meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial dominance। अब क्या हुआ, उसी समय उसी दौरान जो बहुत सी कंट्रीज थी जिनके ऊपर यूरोपियन ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, मतलब यूरोपियन ने अपना अधिकार बना रखा था, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, इंग्लैंड ने कॉलोनीज बना रखी थी और इंग्लैंड के बहुत देशों में कॉलोनीज बना रखी थी। तो इस प्रकार से अब जो उन देशों ने भी अपने आप को इनसे स्वतंत्र होने के लिए की भावना आ गई और उन्होंने इसको अपने आप को स्वतंत्र होने के प्रयास करने शुरू कर दिया, उनका अपोज करना शुरू कर दिया, इंपीरियल का अपोज करना शुरू कर दिया कि भाई जो है इंपीरियल जो है आप संप्रदाय बड़ा डोमिनेट कर रहे हो, इसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे भारत ने भी अपने लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया था उस समय, ठीक है नी। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेर नेशनलिस्ट in the sense that they are struggled to form independent nation states and were inspired
by a sense of collective national unity forward the confederation with imperialism। और ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो है ये भावना आ गई सभी के अंदर की, वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिया किसके लिए? इंडिपेंडेंट नेशन के लिए, कि हम जो है हम भी इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। जैसे इंडिया भी, इंडिया के ऊपर क्या है, यूरोपियन का कॉलोनी कर रखी थी, तो इंडिया ने भी स्ट्रगल शुरू कर दिया। इसी प्रकार सभी देशों ने क्या किया? स्ट्रगल शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि उनके भी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की भावना आ गई, और उन्होंने अपने आप को एक इंपीरियलाइज के विरोध में शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या हुआ? यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नॉवेयर रिप्लिकेटेड। लेकिन जो ये जो आइडिया था यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म का, जो यूरोपियन विचार थे, यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना के विचार आए थे कि किस प्रकार से उन्होंने फ्रांस की क्रांति की, फिर इटली का किया, इटली को अलग किया, ब्रिटेन अलग किया, और ये जर्मनी अलग हुआ, इस प्रकार से। लेकिन इन आइडिया को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दोहराया नहीं गया, रिप्लिकेटेड नहीं किया गया। इनको क्यों रिप्लिकेटेड नहीं किया? सब लोगों ने, फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। सभी जगह लोगों ने अपने अपने नेशनलिज्म की भावना जो अपने अपने ढंग से अपनाई। जैसे भारत में भी नेशनलिज्म की भावना अपनाई, लेकिन उस प्रकार से नहीं अपनाई जिस प्रकार से फ्रांस क्रांति हुई थी, राजा को उठाकर फेंक दिया था, इस प्रकार से नहीं। हमारे देश के अंदर भी नेताओं ने जो नेशनलिज्म भावना करके देश को आजाद कराया, लेकिन वो दूसरे ढंग से कराया। तो वो भावना कहीं पर भी जो है रिप्लिकेट नहीं हुई, दोहराई नहीं गई, जो यूरोपियन की जो नेशनलिज्म की भावना थी वो। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी organized into nation state came to accepted as natural and universal। लेकिन जो आइडिया जो सोसाइटीज के अंदर आया, समाज के अंदर आया, वो ऑर्गेनाइज हुआ, वो एक नेशन स्टेट के रूप में हुआ। ये इसको एक्सेप्ट किया गया कि ये नेचुरल एंड यूनिवर्सल था, सभी जगह था और नेचुरल था ये आइडिया। तो इस प्रकार से जो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म मैंने आपको पढ़ाया, और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको तकरीबन 10-11 जो वीडियो में भेज चुका हूं। जो बच्चे अगर अभी पहले भी देखे हैं तो पहले के सारे वीडियो आप देख लेना, ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब जो है मैं अगला वीडियो भेजूंगा, वो इसी हिस्ट्री का भेजूंगा, चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको भेजूंगा मैं, नेशनलिज्म इन इंडिया अगला वीडियो भेजूंगा। उससे पहले आप पहला वाला चैप्टर जो है ये पढ़ लेना। भाई पहले था तो द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, यूरोप के बारे में था, और अभी क्या बताएंगे हम अपने इंडिया के बारे में। तो ये तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये जो नेशनलिज्म इंडिया है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर है सेकंड चैप्टर, तो इसका वीडियो मैं बाद में भेजूंगा, अगला वीडियो होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह याद कर लेना, और इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह याद कर लेना। और इसके बाद जो हम नेशनलिज्म इंडिया के, यूरोप के बारे में तो आपको पता नहीं था कुछ भी, किस प्रकार से वहां पर जो नेशनलिज्म की भावना आई, तो उसको आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा। लेकिन ये नेशनलिज्म इंडिया है ये और आसान लगेगा आपको, और मैं आपको अच्छी तरह इसको समझाऊंगा। तो इनको पढ़ना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो आप। अगर आपको इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है, आपके पास नोटिस आता रहेगा, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिस आता रहेगा। मैं जहां नहीं भी देख पाऊंगा तो आपके पास अपने आप ही नोटिस आ जाएगा, और आप अपने आप उसको पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।